हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आप लोगों के लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो। क्यों जबरदस्त है आपने पढ़ लिया होगा। क्या लेके आया हूं? क्लास 12th एग्जाम स्ट्रेटेजी, 95 प्लस स्कोर करने का मास्टर स्ट्रोक। आज हर एक चीज छोटी छोटी बारीकी में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। हार्डवर्क करना है नो डाउट, लेकिन इतना ज्यादा भी हार्डवर्क नहीं करना कि हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, इतना भी नहीं पढ़ना। और ऐसा नहीं कि दिन भर भी नहीं पढ़ रहे, रात भर भी नहीं पढ़ रहे, ऐसा भी नहीं करना। दोनों काम नहीं करने। हमें एक बैलेंस बनाना है। एक तरीका क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग स्टडी क्या होना चाहिए, वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। अच्छा वीडियो होगा। देखने के बाद आपके जो भी व्यूज होते हैं, आपके जो ओपिनियन होते हैं, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मैं शुरू करता हूं आज आपके लिए एग्जाम स्ट्रेटेजी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। तो चलिए, पहली स्लाइड में मेरे पास है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को तैयार करना मतलब क्या? मुझे अपने आप को पहले चेक करना कि मैं कहां पे हूं। मैंने क्या लिखा हुआ यहां पे? पहला वर्ड सेल्फ असेसमेंट। मुझे अपने आप को निर्धारित करना है, स्वयं का मूल्यांकन करना है, स्वयं का निर्धारण करना है कि अभी तक मेरी स्थिति क्या है, मैं किस प्रकार का स्टूडेंट हूं, कैसे मैं पढ़ाई करके आया हूं। देखो, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। आप सीधा प्लानिंग कर लोगे, सीधा टाइम टेबल बना लोगे, सीधा पेपर करने लग जाओगे, दिक्कत है। थोड़ा अपने आप के बारे में चिंतन करो कि मैं कैसा हूं। कई बार हम ऐसा प्लानिंग कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम प्लानिंग पढ़ते हैं ना, तो प्लानिंग में ऐसा नहीं होता कि हर बार ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग जो है वो ठीक थी। कई बार प्लानिंग भी गड़बड़ होती है। प्लानिंग भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या? स्वयं का मूल्यांकन करना है, स्वयं के बारे में चिंतन करना है। और उसमें सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट लाइफ में कि सर, मेरे सिलेबस का स्टेटस क्या है, अभी तक मेरा सिलेबस कहां तक हो चुका है, कितना हो गया है, मुझे कितना आता है उस सिलेबस में। तो सिलेबस स्टेटस तैयार कर लो। सब्जेक्ट वाइज करना है ये चीज कि सर, मेरे ना टोटल 10 चैप्टर्स है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 7 चैप्टर सर हो चुके हैं, 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। आपको आने चाहिए। हो सकता है आपके स्कूल में पूरा सिलेबस हो चुका है, हो सकता है आपने पूरा सिलेबस कर लिया, लेकिन आपको 7 चैप्टर अच्छे से आते हैं, 3 चैप्टर नहीं आते। ये सबसे पहले पता लगाना है कि मेरा सिलेबस स्टेटस क्या है, मुझे बनता है कि नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सर दिक्कत होती है, बाकी बन जाता है। रेगुलर ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग है, कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला एवरेज पीरियड कब लगेगा, कंपाउंड का फॉर्मूला कब लगेगा, सिंपल कैलकुलेशन कब लगेगा, यह सब मुझे मालूम होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नहीं है तो मतलब मेरी प्रिपरेशन अभी ठीक नहीं है। तो चेक कर लो सबसे पहले अपने आप को कि मेरा सिलेबस का स्टेटस क्या है, क्या मुझे बनने लगा है। नोट डाउन कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज निकाल लीजिए कि अकाउंटेंसी में ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, और बिजनेस में ये हो गए हैं, इकोनॉमिक्स में ये हो गए हैं, आपके इंग्लिश के में ये हो चुके हैं, फिर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और एडिशनल सब्जेक्ट होगा। सारे सब्जेक्ट्स की बात करनी हमें आज, सिर्फ अकाउंटेंसी की बात नहीं करूंगा आज मैं। ठीक है, चलो। तो क्या करोगे भैया? आप बनाओगे सिलेबस स्टेटस। सिलेबस स्टेटस बनाने के बाद क्या? स्कोर। अब स्कोर क्या है? देखो, हमारा टॉपिक क्या है? सेल्फ असेसमेंट। तो आपको पता करना है कि अभी तक मेरे एग्जाम में क्या स्कोर आए। अब आप सिंपल सोच रहे होगे कि सर, अभी 12th क्लास में आप बात कर रहे होगे ना कि हमारे यूनिट टेस्ट हुए, हमारे FA एग्जाम्स हुए, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, हमारे प्री बोर्ड्स हो गए, उनकी स्थिति की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी बात तो कर रहा हूं, लेकिन उनके अलावा जरा पता करो कि अभी तक बचपन से जब से पढ़ाई कर रहे हो तब से लगा के अभी तक मेरा स्कोर का पैटर्न क्या रहा है, मैं कितने नंबर स्कोर किया हूं, कब स्कोर किया हूं, मैंने किस तरह से पढ़ाई की तो मैंने ज्यादा स्कोर किया, किस तरह से मैंने पढ़ाई की तो मैंने कम स्कोर किया। आप अपने बारे में आत्मचिंतन कर रहे हो। अपने आप को पहचानने का पहला काम है हमारा। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, फिर हम लक्ष्य को पहचान लेंगे, और लक्ष्य को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, लक्ष्य को पहचान लिया, तो बस अपने आप को लक्ष्य से मिलवाना है। तो ये काम क्या करेगा? स्ट्रेटेजी के लिए काम करेगा ये। ठीक बात है जी। चलो, तो स्कोर पता कर लीजिए। कब तक का? 2 पार्ट में बना लीजिए इसको कि सर, एक तो अभी इस साल का करंट ईयर का क्या स्कोर पैटर्न है आपका, और बिफोर करंट ईयर बना लीजिए। एक बिफोर करंट ईयर का बना लीजिए आप।
ठीक बात है जी, बिफोर करंट ईयर बना लेंगे। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद स्टडी पैटर्न। अब स्टडी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूं, लेकिन जो आउटपुट होता है ना सर, वो 2 घंटे के बराबर ही होता है। तो क्या मतलब आपका 10 घंटे पढ़ने का? सर मैं 2 घंटे पढ़ता हूं ना, लेकिन आउटपुट जो है ना वो 2 घंटे के बराबर ही होता है। वेरी गुड। तो आपका पैटर्न क्या है? आप किस तरीके से पढ़ाई कर लेते हो? 2 घंटे में 2 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो? क्या 10 घंटे में 2 घंटे का निकाल रहे हो? क्या 5 घंटे में 2 घंटे के निकाल रहे हो? इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। वी नीड टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब टाइम पे आपको चीजें करनी पड़ेंगी, एफिशिएंट मतलब कि मुझे कम टाइम लेके ज्यादा सिलेबस कवरेज करना है, तभी तो एफिशिएंसी आएगा। तो अब पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने बारे में पता लगाओ कि मेरा पैटर्न क्या है। सर मैं कैसे पढ़ते आया हूं अभी तक? मैं तो 2 घंटे पढ़ता हूं, तो 2 घंटे के बराबर पैटर्न मैं कर लेता हूं। मैं 2 घंटे अगर बैठ गया ना सर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 10 क्वेश्चन कर लेता हूं। वेरी गुड। सर मैं 10 घंटे ही बैठ जाऊं ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। नॉट गुड। क्यों? इतना टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लगता है तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है और स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई करना है मीन भाई में। ठीक बात है जी। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? शॉर्ट एनालिसिस। अब ये शॉर्ट का ना फुल फॉर्म होता है, अपने आप का करना है शॉर्ट एनालिसिस। क्या होता है सर? एस जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? स्ट्रेंथ। डब्ल्यू जो है वो वीकनेस के बारे में बात करता है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो आपको पता लगाना है, आपको पहचानना है कि सर मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सर देखो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं ना 1 घंटे पढ़ने बैठ जाता हूं तो मैं 2 घंटे का आउटपुट लेकर जाता हूं। सर ये स्ट्रेंथ है। सर मेरी वीकनेस है कि मैं 5 घंटे पढ़ लूं ना, तब भी मेरा मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। वीकनेस है। सर मेरी मेमोरी पावर ना बहुत शार्प है, एक बार अगर पढ़ लूं ना, एक बार अगर चीज समझ लूं ना, तो जीवन में दोबारा कभी नहीं भूलता मैं उसको। स्ट्रेंथ है। सर कितना ही याद कर लूं, रट्टाफिकेशन कर लूं, लेकिन फिर भी याद नहीं होता है। वीकनेस है। पहचानो अपने आप को कि तुम्हारे प्लस पॉइंट्स क्या हैं और माइनस पॉइंट क्या हैं। सर मैं रात में अच्छा पढ़ लेता हूं, सर मैं सेल्फ स्टडी में अच्छा कर लेता हूं, सर मैं तो ग्रुप स्टडी में अच्छा कर पाता हूं। पहचानो अपने आप को कि आप किस पैटर्न में फिट बैठते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, दोनों पहचान लो आप। सर मेरी हैंडराइटिंग ना बहुत खूबसूरत है, मैं जब लिखता हूं तो ऐसा लगता है किसी ने टाइप करके लिखा हो। बहुत बढ़िया, इट इज अ स्ट्रेंथ। सर हैंडराइटिंग सब कुछ आता है सर, कुछ भी पूछ लो आप मुझसे, लेकिन सर हैंडराइटिंग में ना मार खा जाता हूं। तो जब हैंडराइटिंग में मार खाओगे, आप कुछ लिख के आ रहे हो एग्जाम में, एग्जामिनर को तुमने आपको जानता ही नहीं, वो तो आपकी कॉपी को जानता है, वो तो आपकी कॉपी पे वैल्यूएट कर रहा है आपको, आपसे कभी मिला ही नहीं है। आपसे कभी मिलके पूछेगा तो आपने उसको सब कुछ बता दोगे। उसने आपसे डेप्रिसिएशन की एंट्री पूछी, आपने बता दी, लेकिन जब आपने एंट्री पूछी उसने आपने बता दी एग्जाम में भी, लेकिन राइटिंग, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग नहीं किया, तो वो क्या समझेगा? इसको कम आता है, इसको प्रॉपर नहीं आता, कम नंबर देगा। तो ये समझना पड़ेगा ना मुझे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। हैंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। कई बार हमें लगता है कि सर हमें कंटेंट आ गया, कंसेप्ट आ गया, सब कुछ आ गया, नंबर क्यों नहीं आ रहा है? रीजन ये होते हैं प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट और साथ में ही आपकी हैंड राइटिंग। इस पे भी फोकस करना है आपको। ठीक बात है जी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं सब कुछ कंप्लीट बता रहा हूं आपको, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसके अलावा बहुत कुछ है सोचने के लिए, आप खुद से इवैल्यूएट करना, खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। फिर से बोलूं, अच्छी बात बोल दी मैंने, आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है जी। अगर कोई जानता है तो वो आपके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं आपके, उनके पास जाइए अगर आपको समझ में नहीं आए, जब सेल्फ असेसमेंट करो तो। ठीक बात है जी। उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपको अच्छे से जानते हैं और बिल्कुल आपको वो हॉनेस्ट रिव्यू दे देंगे, बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू देंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। ठीक बात है। चले जाना नहीं समझ में आए। फिर इसके बाद क्या है सर? अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है। अपॉर्चुनिटी अभी ये है कि अभी टाइम बहुत अच्छा है। देखो सारे हॉलीडेज खत्म हो गए, दिवाली खत्म हो गई, अब एग्जाम हमारे पास के लिए, मान लीजिए आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं हाँ 3 महीने, तो फरवरी तो काउंट ही मत करो आप, मैक्स टू मैक्स यू हैव दिसंबर एंड जनवरी। और अगर आपकी अभी सिलेबस स्टेटस ठीक है, 60% है, 70% है, 80% है, 50% है, लेस देन 50% है,
100% है, ये समझना पड़ेगा आपको कि 70% को मैं आज, अगर 70% स्टेटस आपका क्लियर है तो मैं मानता हूं कि ठीक है, आपका एकदम बढ़िया पोजीशन में हो। 80 है तो बहुत बढ़िया है, और 90+ है तो वेरी गुड, वेल डन, और 100 है तो और अच्छी बात, सिलेबस हो गया, रिवीजन पे एम्फेसाइज करना है। हाँ, 70 के नीचे 60 ठीक ठीक है, 50 दिक्कत हो सकती है, लेस देन 50 में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन सब के लिए स्ट्रेटेजी मेरे पास आज, टेंशन नहीं लेने का, पूरी स्ट्रेटेजी है, आराम से शांति के साथ काम करने का, पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं ले, कोई लोड नहीं लेना है, क्यों टेंशन ले लोगे, लोड ले लोगे, सब टेंशन होगी, पढ़ाई नहीं होगी। हमें टेंशन नहीं लेना, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, तो अब अपॉर्चुनिटी आपको पता करना कि सर टाइम है, अभी मैं कर सकता हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, सारे टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको करवाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। और भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके पास, जो भी हैं आप पता लगा लो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। एक टाइम मुझे लगता है कि आपके पास है, रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं हम थ्रेट्स। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, जिनसे मैं पार नहीं पा सकता। एक तो मेरे दिमाग में है, ये जो मोबाइल का एडिक्शन है ना, ये डेफिनेटली थ्रेट है हमारे सबके लिए। होता कुछ नहीं है, लेकिन मोबाइल चेक करने का मन करता, बार बार मोबाइल चेक कर रहे हैं, रील्स को हम स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि हम टाइम लूज कर रहे हैं उसमें। इवन ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूं, उस पर ध्यान देता हूं कि नहीं, मोबाइल फोन नहीं, मतलब नहीं चलाना मोबाइल फोन। आपको भी डिस्ट्रैक्ट करता है, सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है। मोबाइल फोन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फोन के अच्छे यूजेस भी हैं, जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो हो सकता है मोबाइल पे देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल पे, वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात, नोट्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात, ये उसके पॉजिटिव यूज हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एसएमएस आ गया, कोई व्हाट्सएप आ गया, कोई इंस्टाग्राम आ गया, कोई स्नैप आ गया, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई रील का नोटिफिकेशन आ गया, तो सारे नोटिफिकेशन, जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशंस मोबाइल में होते हैं ना, तो उसको बोल दो भैया नोटिफिकेशन मत देना मुझे, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। मैंने कर दिए हैं। हाँ, बीइंग अ टीचर, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मतलब आई एम स्टूडेंट, हमेशा पढ़ाई, मतलब मैं सीखता हूं कुछ नई चीजें, लेकिन अभी आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए टीचर हूं होने के बावजूद मैंने अपने सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया है, कंप्लीट ऑफ। क्यों? होता क्या है कि एक नोटिफिकेशन आया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसको देखने लगा, और उसके बाद मैं मोबाइल में कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया मुझे भी नहीं मालूम होता। लेकिन अब मैंने देख लिया कि मोबाइल मुझे नहीं चलाएगा, अब मैं मोबाइल को चलाऊंगा, नोटिफिकेशन ऑफ है। जब मुझे लग रहा है कि यार अब जरूरत है, देख लूं, कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स तो नहीं है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं इसको मुझे रिप्लाई करना है, तब देखता हूं। मैं अपने हिसाब से मोबाइल चलाता हूं, मोबाइल के हिसाब से अपने आप को नहीं चलाता, क्यों? नोटिफिकेशन ऑन करके रखा, ये दिक्कत आपको जाएगा। तो ये थ्रेट है, एक थ्रेट तो मुझे अच्छे से मालूम है, इसके ऊपर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी थ्रेट्स आपको लगता है आपकी लाइफ में है, उनको आइडेंटिफाई कर लो, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो, थ्रेट इतनी छोटी भी होती है कि हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड, आपके भाई, आपके बहन, किसी रिलेटिव्स की शादी आ जाए आपके एग्जाम के 2-4 दिन पहले, तो कंसिडर इट एज अ थ्रेट फॉर योर एग्जाम। तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये थ्रेट हो गई। इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टाइम जाएगा, उसकी प्लानिंग आज से करो। सबके साथ नहीं, किसी के साथ ही हो सकता है। तो शॉर्ट एनालिसिस करना है अपने आप का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अगर 4 काम कर लिए तो ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट। फिर से रिपीट करेंगे, क्या क्या? पहला काम, मुझे अपने सिलेबस का स्टेटस पता करना है कि कितना सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया। नंबर 2, मुझे पता करना है कि मेरा अभी तक का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहा। नंबर 2, मुझे पता करना है कि मेरा स्टडी पैटर्न क्या है, मैं कितने घंटे पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, कब मुझे इफेक्टिव और एफिशिएंट पढ़ाई होती है। चौथी बात, अपने आप का शॉर्ट एनालिसिस। इसमें 4 बातें, पहचान लो अपनी स्ट्रेंथ, पहचान लो अपनी वीकनेस, पहचान लो अपने लिए अपॉर्चुनिटी, और पहचान लो अपने लिए थ्रेट्स। ये 4 बातें पहचान ली, इन पे हमें काम करना है। स्ट्रेंथ का फायदा उठाना है, वीकनेस को हमें वीकनेस पे काम करना, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करना है, थ्रेट्स है उसके लिए तैयारी करना कि इसके हम कैसे बचा जाए। राइट? जैसे क्रिकेट में कितना अच्छा होता है कि पता लगा लेते हैं ना पहले से कि पिच कैसा खेलने वाली है, बाउंस होगा है कि फ्लैट है कि टर्न मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से जो क्रिकेट टीम होती है पूरा प्लानिंग करती ना, वैसे ही हमें कुछ करने वाले हैं। ठीक है, चलो,
तो ये तो हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट, ये आपको कर लेना है। ये अगर आपने कर लिया, इसके बाद क्या करोगे सर? इसके बाद आ जाइए क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट। मेरे पास क्या है, जब आपने पता लगा लिया अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी थ्रेट्स, अपना सिलेबस का स्टेटस, अपना स्कोरिंग पैटर्न और अपना पढ़ाई करने का तरीका, ये पता लगा लिया ना, हमने अपने आप को पहचान लिया सर, अब करो प्लानिंग, तो बहुत शानदार होगी। क्या प्लानिंग करना है? क्या प्लानिंग करना? प्लानिंग का मतलब क्या? पहले तो कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, प्लानिंग का मतलब तो मालूम होगा ना, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने कि सर प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, मंथन करना, विचार करना। चलो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? याद करो चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या रोल होता है मैनेजर का? फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है सर? फाइनेंस मैनेजर करता है प्लानिंग। क्या प्लान करता है? वो बताता है ब्लूप्रिंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी चालू नहीं हुई या हो गई, उसके पहले वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने का बोलोगे उतने साल का वो बना देगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कैसी बात करो, अकाउंट्स पढ़ाते हो, पहले ट्रांजैक्शन होता है तब रिकॉर्डिंग होती है। हाँ होती है, मैं मना कहाँ कर रहा हूं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ब्लूप्रिंट पहले बना लेते हैं, बैलेंस शीट पहले बन जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बन जाता है। वो प्रेडिक्शन कर लेता है सब कुछ पता लगाने के बाद कि ना आपकी बैलेंस शीट 1 साल बाद ऐसी लगेगी, 2 साल बाद ये, 3 साल बाद ये, 4 साल बाद ये। तो क्या हम अपनी बैलेंस शीट, मैं हमेशा मेरी मार्कशीट को मैं अपनी बैलेंस शीट समझता हूं, तो क्या मैं अपनी बैलेंस शीट बना सकता हूं? क्या मैं अपना गोल ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं? ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं। ऑब्जेक्टिव ऐसे वैसे सेट नहीं करना कि 95 लाना, ये करना नहीं, कॉम्प्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव, डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तो जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है सर? वो कंपनी की बैलेंस शीट बता देता है हमें कि क्या होने वाली है, वैसे ही आप क्या बता दो, अपनी मार्कशीट बना लो, एक अपनी एस्टिमेटेड मार्कशीट बना लो, एक्सपेक्टेड मार्कशीट बना लो कि सर देखो मेरी मार्कशीट ना ऐसे लगेगी। यहां लिख लो आप क्या सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपकी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका एडिशनल सब्जेक्ट। लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। यहां लिख लो थ्योरी में कितना स्कोर करने वाले हो और यहां लिख लो प्रैक्टिकल में कितना स्कोर करने वाले हो, और यहां लिख लो टोटल। ये आपको बना लेनी है। क्या बना लिया आपने? ये सर यही तो होता ऑब्जेक्टिव, सिर्फ डिफाइन इसको बोलते हैं हमने। अब आपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया कि मुझे अकाउंटेंसी की थ्योरी में कितने चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए। आउट ऑफ 100 मार्क्स है हमारे, तो बना लो ये। और इसको बनाने के बाद अपनी बॉल पे पेस्ट कर लो। अब सर बॉल तो हम देखते ही नहीं है, मोबाइल की बॉल देखते हैं, तो मोबाइल में बॉल पेपर सेट कर लो। आपके जो चैट होते हैं ना आजकल, उसमें चैट में बैकग्राउंड लग जाता है, वहां लगा लो। ये बिल्कुल बना लो, क्लियर कट बना लो अपनी। और ये सब कैसे करना है आपको पता ना? सेल्फ असेसमेंट किया मैंने अपने आप को, मैं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं क्या करना है, कैसे करना है। उन सबको ध्यान में रखते हुए बना लो। मैं नहीं भर रहा इसको, आपको भरना। मैंने तो फॉर्मेट दे दिया आपको कि भर लेना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, गोल ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो इस तरीके से सेट करना है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज मुझे ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि इस सब्जेक्ट में ये करने वाला हूं। क्लियर बात है जी? तो अब प्लानिंग में यही होता ना, पहला स्टेप प्रीमाइसेस डेवलप कर लिए मैंने, दूसरे स्टेप में मैंने पता लगा लिया मुझे यहां करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया मैंने, ये करना है। कैसे करना उस पे आएंगे हम, कैसे करना उस पे आएंगे। तो उसके बाद आपको एक काम और करना है प्लानिंग में, टाइम को अलोकेट कर दो, टाइम को सब्जेक्ट्स में अलोकेट कर दो। कैसे अलोकेट करना है? देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाना। अकाउंटेंसी प्रैक्टिस मांगता है। अकाउंटेंसी सर मिनिमम मैं सेल्फ स्टडी में पढ़ने वाला हूं 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स मतलब कितना हो गया सर? 1.5 घंटे से लगा के 2 आवर्स। 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स मिनिमम दे दीजिए आप अकाउंटेंसी को लिए। इकोनॉमिक्स के लिए कितना टाइम देना है सर? इकोनॉमिक्स के लिए आप दे सकते हैं 1 आवर। बिजनेस के लिए कितना देना है सर? बिजनेस के लिए आप दे सकते हो 45 मिनट्स, 45 मिनट्स टू 1 आवर। सर अब ऑप्शनल इंग्लिश, लैंग्वेज ऑप्शनल और एडिशनल। तो लैंग्वेज पे मेरे ख्याल से कुछ दिन दीजिए, हफ्ते के पूरे 6 दिन 7 दिन नहीं देना, 2 days और 3 days आर इनफ एंड सफिशिएंट। क्यों? लैंग्वेज इंग्लिश के साथ ऐसा है कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तब भी हमारी लैंग्वेज हो रही है,
आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज होती जाती है आपकी तैयार। तो लैंग्वेज का भी ध्यान रखो 2 दिन। फिर ऑप्शनल आपका डिपेंड करता है कि ऑप्शनल क्या है। अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो टाइम आपको 1 to 1.5 आवर रखना पड़ेगा, मैथ्स अगर है। फिर वैसे ही अगर आपका कंप्यूटर आईटी है, सीएस है, तो वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन सा, उसके हिसाब से आप टाइम सेट कर लो, बट नॉट मोर देन 1 आवर और 1.5 आवर्स फॉर ऑप्शनल। एडिशनल के लिए भी सेम कहानी आएगी। इस प्रकार आप ना अपने टाइम को अलोकेट कर लीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि टोटल मुझे कितना टाइम जो है वो स्टडी के लिए देना है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, प्रॉपरली प्लान करो, चीजों को प्रॉपरली पढ़ो। क्योंकि जब आप गोल बनाते हो, ऑब्जेक्टिव बनाते हो ना, इतना कॉम्प्रहेंसिव, इतना डिटेल्ड बनाते हो ना, तो वो बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो फिर आपका फोकस आ जाएगा, और फोकस आ गया ना तो फिर आप अनबीटेबल हो जाओगे। आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने अपना फोकस जो है ना सही जगह लगा दिया। मैं फिर से बोलता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, फोकस लेकिन पूरा करना है। ऑब्जेक्टिव बनाते हो, फोकस आता है। और इन सब के पहले ना एक चीज और कर लेना, मैं सेल्फ असेसमेंट इसलिए करवा रहा हूं, शायद सेल्फ असेसमेंट में तुम्हें आ जाए ये बात कि अपने आप पे भरोसा कर लेना। उठा के देख लो अपने सारे एग्जाम्स, कभी तो आपने अच्छा स्कोर किया होगा, क्यों अच्छा स्कोर किया, कैसे अच्छा स्कोर किया, पता लगा लेना, बस वो यहां पे काम हो जाएगा आपका। अपने आप पे भरोसा कर लो एक बार, अपने आप को मजबूत बना लो यार कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं ये डेफिनेटली कर सकता हूं सर, तो काम हो जाएगा। मतलब ये पहला स्टेप है, ऑब्जेक्टिव के भी पहला स्टेप यही होता है कि अपने आप पे बिलीव करना है। तो बिलीव कर लेना एक बार, ठीक बात है जी। तो ये देखो, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं आपको गोल को पका पकाए नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप भी क्रिटिकल बने, आप भी थोड़ा सा लॉजिकल बने, सोचें चीजों को और फिर करें। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको एक फिक्स टाइम टेबल दे दूं, मैं आपको फिक्स एक पैटर्न दे दूं, मैं आपको लिए फिक्स एक माइंडसेट दे दूं, नहीं। थोड़ा खुद के बारे में खुद से करो ना, अलग अलग प्लान बन के आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनके उतने तरह के प्लान्स बनने वाले हैं, उतने तरह के उनके सेल्फ असेसमेंट होने वाले हैं, उतने तरह के उनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स मिलने वाली हैं मुझे। इसलिए तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये। हाँ, कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, आपकी कोई भी समस्या होगा फिर से वीडियो बना दूंगा। आप बोलोगे ना सर टाइम टेबल आप बना के दे दो, आप बोलोगे ना सर ये जो आपने जो फॉर्मेट बनाया ना आप भर के दे दो, दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन पहले एक बार अपने से प्रयास कर लो, ठीक है जी। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट हो गया, प्लानिंग हो गई हमारी। पहला हमने सेल्फ असेसमेंट किया, फिर हमने क्या किया, प्लानिंग कर लिया। सेल्फ असेसमेंट और प्लानिंग करने के बाद हमें क्या करना है, टाइम टेबल पे आना है। अब ये टाइम टेबल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि ये आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट में लिखा था स्टडी पैटर्न, कि कौन सा समय जो होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है। कि सर मैं इस समय बैठता हूं ना तो पूरा पढ़ के ही उठता हूं, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता मेरे पास। सर इस समय में ना पता नहीं मेरा दिमाग ना बहुत तेज काम करता है सर, मतलब चीजें ऐसे क्लिक करती है ना कि मैं घंटों काम मिनटों में कर देता हूं। वो सेल्फ असेसमेंट में पता लगाना स्टडी पैटर्न के अंदर कि मेरे लिए सबसे परफेक्ट टाइम क्या है। अब मैं फिक्स टाइम टेबल दे दूंगा तो आप वो फॉलो करो, लेकिन अपना पता लगाओ ना कि फिक्स टाइम टेबल क्या है। और उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। क्या, एक स्कूल डे का टाइम टेबल बनेगा, जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो तो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, और स्कूल नहीं जा रहे हो तो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है। इस टाइम टेबल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं होना है, हर एक एक्टिविटी का टाइम टेबल होना है। जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, बिल्कुल करो। योगा करते हो, बिल्कुल करो। कोई खेल कूद में हो, बिल्कुल करो। स्टॉप कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या बोला, फोकस लेके आना है। तो कितने घंटे का टाइम सर मुझे चाहिए स्टडी के लिए, पिछले स्लाइड में निकाला था हमने, टाइम एलोकेशन में निकाला था ना सर। 2 घंटे अकाउंटेंसी, 1 घंटे इकोनॉमिक्स, 1 घंटे बिजनेस, 4 घंटे आपका कोर के लिए हो गया, और 1-1 घंटे अल्टरनेट में लगा लो आप आपके लैंग्वेज, एडिशनल और ऑप्शनल के लिए। इतना ही चाहिए होता है ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत बड़ा टारगेट दे दिया। तो मैक्सिमम टाइम जो आपको आया, दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करनी है। और ये 5 घंटे मैं कैसे बोल रहा हूं आपको, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं सर स्कूल चले गए आज के 5 घंटे हो गए, नहीं। उसके अलावा खुद से पढ़ना है 5 घंटे। हाँ, मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी है। क्यों, कोई नहीं आपके अलावा, मैं और आप हूं, है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक बात है जी, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल चलेगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ स्टडी। स्कूल जाके चले आ गए, नहीं, है ना। खुद से पढ़ना, खुद से लिखना है, सेल्फ स्टडी करना है। कितने घंटे, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं, 5 घंटे की।
और ये कंसिस्टेंसी पे आना ही आना है हमें। 5 घंटे अगर हमने निकाल दिया, स्कूल डे में 5 घंटे निकालना है और नॉन स्कूल डे में 5 घंटे निकालना है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नॉन स्कूल डे में 10 घंटे निकाल लो, स्कूल डे में 2.5 घंटे कर दो, नहीं। बनाओ ना टाइम टेबल, रूटीन बनाओ ना, 2 टाइम टेबल बनाओ ना। स्कूल जाना है उसके लिए टाइम टेबल फॉलो करेंगे, स्कूल नहीं जाना ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं आपको आइडिया फिर से दे देता हूं। तो जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे, मेरा जो फेवरेट टाइम टेबल है वो मैं हमेशा बोलता हूं कि साहब उठते से ही सबसे पहले पढ़ाई कर लो। सबसे पहले उठते से ही पढ़ाई कर लो। कितने घंटे पढ़ लो? 5 घंटे पढ़ना है ना, तो 3 आवर्स की स्टडी मॉर्निंग में कर लो। और इसके अलावा दिन भर जो भी आप चीजों में इन्वॉल्व है ना, बिल्कुल करो। और 2 आवर्स जो है ना नाइट में पढ़ लो। इवनिंग नहीं, लेट इवनिंग और नाइट, वॉट एवर यू से। लेट इवनिंग यू कैन से, बट नॉट लेट नाइट। 2 आवर्स कर लो, 5 घंटे हो गए। मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे, जो भी आप टाइम पे उठते हो उठो। आधे घंटे अपने आप को फ्रेश वगैरह होने के लिए दो, नाश्ता कर लो, जो भी करना है कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। सीधा 3 घंटे पढ़ाई करेंगे सर। बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना है, 10-15 मिनट के, ज्यादा नहीं। और मोबाइल नहीं चलाना उस ब्रेक में। इतना कर लिया, दिन भर फ्री, रिलैक्स, आराम से जो करना करो। घर वालों के साथ टाइम डिवोट करो, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ बैठो, खेलो कूदो, जो करना करो, मैं तो बोल रहा हूं। और रात में जब हम सोने जाएंगे ना सर, उसके पहले पढ़ाई करके सोने जाएंगे, ये कसम खा लो। तो क्या पढ़ूं सर रात में, बताओ? तो देखो, अकाउंटेंसी मॉर्निंग में बढ़िया लगा लो, 1 घंटे इवनिंग में लगा लेना, 2 घंटे अकाउंटेंसी हो गया सर। फिर इकोनॉमिक्स लगा लो और बिजनेस लगा लो मॉर्निंग में। बिजनेस लग रहा है सर हैवी हो जाएगा, तो आपका वो जो लैंग्वेज एडिशनल ऑप्शन है उसको पकड़ लो, 1 घंटे अल्टरनेट में लगाना है। इवनिंग में बिजनेस और अकाउंट्स फिर से उठा लो, 2 घंटे निकल गया, इजी हो गया। ये टाइम टेबल है। अब इसके अलावा फिर आपका जो भाई कंफर्ट है ना, मैं आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं कि आप अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन 5 आवर का टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई का। अब इसके बाद क्या आता है? स्कूल डे। अब जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन थोड़ा सा मॉर्निंग में हेक्टिक होगा, क्योंकि जल्दी स्कूल जाना पड़ता है। लेट स्कूल जाते हो तो अच्छी बात है, फिर तो पढ़ के जाओ बढ़िया आराम से और आके फिर पढ़ लेना। हाँ, लेकिन जिस दिन जल्दी जाते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा टाइम टेबल अपना चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि वो स्कूल से अगर 1 बजे 2 बजे अगर आते हैं, तो आके आराम से 1 घंटे आधे घंटे जो भी रिलैक्स करने के बाद 2-3 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 4-5 बजे तक पढ़ेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर लेट 8 बजे 9 बजे इवनिंग में पढ़ लेंगे। ऐसे करके आप स्कूल डे का टाइम टेबल बना लीजिए और बाकी सारे काम भी आपको करते रहना है। क्लियर बात है जी? इतना आपने कर लिया। ये किसके बारे में हो गया? टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर बात है जी? टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या है? कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी। क्या है? कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी। अब कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या? सबसे पहले तो मुझे बता दो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजी इटसेल्फ इज अ कॉम्प्रहेंसिव। स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने प्लानिंग चैप्टर में। स्ट्रेटेजी क्या है? इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान। क्यों बनाया जाता है? किसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए, या कोई शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्ट आ जाए, इमीडिएटली आ जाए, उसको हमें अचीव करना है, उसके लिए बनाई जाती है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी बनाना है अब हमें। कैसे बनाए सर स्ट्रेटेजी? जरा देखो, जो मतलब क्रिकेट ना मुझे अच्छा लगता है इस मामले में। जब क्रिकेट की बात करते हैं हम ना, तो क्रिकेट में ना जो कैप्टन होता है, टीम होती है, जो कोच होता है, वो पिच रिपोर्ट पढ़ता है कि यार यहाँ की पिच कैसी है, बाउंसिंग होने वाली है क्या, उबड़ खाबड़ है क्या, मतलब गड्ढे वड्ढे होते हैं उस पर, है ना, आप गीली है क्या, सूखी है क्या, इसके मतलब इसके बेसिस पे बहुत कुछ इंपैक्ट होता है। तो स्ट्रेटेजी कैसे ही बना लो क्या चल रहा है, नहीं, पता करो क्या चल रहा है। तो हमारे लिए पिच रिपोर्ट क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करो डीपली। क्या एनालाइज करें सर एग्जाम पैटर्न को? अरे पता लगाओ 1 मार्कर कितने आ रहे हैं, 3 मार्कर्स कितने हैं, 4 मार्कर्स कितने हैं, 6 मार्कर कितने हैं, कितनी इंटरनल चॉइस मिलने वाली है एग्जाम में, और कौन से चैप्टर से कितना नंबर का आने वाला है। आप पढ़ने लगे हो कि सर ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना ऑब्जेक्टिव लगाए पड़े हो, जबकि पता चला कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा और आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, तो गड़बड़ की बात थी ना। तो एग्जाम पैटर्न को डीपली अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है? तो जनरली कोर सब्जेक्ट में हमारे पास यही एग्जाम है। क्या है एग्जाम पैटर्न? मार्किंग स्कीम क्या है हमारे पास सर? 1 मार्कर, ऑब्जेक्टिव आएंगे 20,
फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, फिर 4 मार्क क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क क्वेश्चन आएंगे। इंटरनल चॉइस विल बी देयर। इसको पता करो। और इसको पता कैसे करना मैं बोल रहा हूं, आपको पता करना है चैप्टर वाइज। मैंने आपको ओवरऑल तो बता दिया, लेकिन चैप्टर वाइज कैसे पता करोगे कि सर बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 1 नंबर कितना आएगा, 3 नंबर कितना आएगा, 4 नंबर कितना आएगा, 6 नंबर कितना आएगा, या 6 नंबर आएगा भी या नहीं भी आएगा इस चैप्टर से। तुम लगे हो 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने, वहां से टाइम वेस्ट हो रहा है यार, नहीं करना ना, गलत जगह पे हमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना। इसलिए तो बोल रहा हूं स्ट्रेटेजी क्या है, यही तो चीज है, पता लगाओ क्या है, उसके हिसाब से करेंगे हम। पता लगा लिया क्या, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। ये पता लगाते से ही आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज चले जाना है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जब भी बात करोगे तो जो नया पैटर्न ऐड हुआ है वो क्या है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये दिक्कत करेगा आपको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिक्कत करेगा आपको। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, क्वेश्चन हो गया। फिर आपका आएगा चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, सॉरी केस बेस्ड क्वेश्चन, सीवीक्यू हो गया। क्या क्या हो गया, एआरक्यू, सीबीक्यू, ठीक है। और एक और क्या आता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, और जो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो तो आने ही आने हैं। तो हमने पता लगा लिया टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, इनकी ही हमें प्रैक्टिस करना है। इतना तक समझ में आया, इनकी प्रैक्टिस कर ली, चलो सर ठीक है बात है। अब क्या करें सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन। रिवीजन प्लान बनाना है। और रिवीजन प्लान में देखो मैं अपने बारे में बताता हूं, और मेरा थॉट है जो मुझे लगता है कि ये वाला थॉट अगर आप करोगे तो आपको बहुत डेफिनेटली फायदा होने वाला है। क्या करना है सर रिवीजन प्लान में, रिवीजन प्लान में मुझे लगता है एक ही काम करो आप, कि सीधा ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्या करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें साल भर हो गया ऑलमोस्ट पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कोई भी चैप्टर उठाओगे, चैप्टर की रीडिंग नहीं करना, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, आप ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना, सब आता है एक्सेप्ट जो आपने सिलेबस स्टेटस में देखा ना कि 30% चैप्टर बचे हैं, तो वो 30% चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। रिमेनिंग 70 हो गया ना, तो उन 70 को आपको नहीं करना, रिवीजन है ना, जो हो चुका उसका ही रिवीजन करेंगे, जो नहीं हुआ उसको तो हम जैसे पढ़ना वैसे ही पढ़ेंगे। तो रिवीजन में सिर्फ क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल आपने उठाया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग कर ली आपने इसमें। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, पास एडजस्टमेंट। अब आप कर रहे सब कुछ, एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया, अब आप उलझ गए उसमें। वेरी गुड, ये आपने पता लगा लिया कि पास एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो पास एडजस्टमेंट को उठाओ दोबारा पढ़ो, ठीक है। अब बिजनेस में कैसे करें सर, अरे बिजनेस में भी तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उठा लो केस स्टडीज, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ। अब लगाते नहीं कि मन में लगा लिया, लिख लो, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी ना। मैंने बोला ना प्रेजेंटेशन नहीं बताओगे तो वो एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो लिख लिख के सॉल्व करो केस स्टडीज को। उसमें एआरक्यू लगाओ, बहुत शानदार असर्शन रीजन क्वेश्चंस आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपको। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्ट्री है ऑलमोस्ट, कॉन्सेप्ट कम होते हैं सर, इतिहास याद करना पड़ेगा उसको, तो क्वेश्चंस लगाओ। जहां पे दिक्कत गई, जिस कॉन्सेप्ट में उलझ गए, गलत आंसर आ गया, इमीडिएटली उस कॉन्सेप्ट को पढ़ देना है, खत्म हो जाएगी कहानी। इस तरीके से रिवीजन कर लो, सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए, रिवीजन भी हो गया, कोई भी चीज अगर कमी रह रही है उसका भी मुझे पता चल गया। अगर इस तरीके से आपने ये 4 काम कर लिए, और 4 के अंदर भी 4 काम बताए मैंने। क्या 4 काम, सेल्फ असेसमेंट पहला काम, दूसरा काम प्लानिंग, तीसरा काम टाइम टेबल, और चौथा काम कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी। ये बना लीजिए, कर लीजिए। आप जितना स्कोर सोच सकते हो, मैंने तो 95 प्लस लिख के रखा है, इवन यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव डन इट। और यही प्लान है, सिंपल प्लान है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत में नहीं बोला। 5 आवर्स सेल्फ स्टडी, इतना तो कर ही सकते हैं ना एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में। और मुझे मालूम है आप में से कई लोग ऐसे सर बोल रहे हैं सर 7, 8, 10 घंटे पढ़ लेंगे हम, तो डेफिनेटली इतना उन्होंने अगर इस प्रकार पढ़ लिया तो नंबर तो मतलब ऐसे आएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, राइट। तो ये मेरी तरफ से कॉम्प्रहेंसिव प्लान था। अगर कुछ और लगता है आपको, कुछ और लगता है जो कि चाहिए कि सर हमें आप बना दीजिए, वीडियो बनाना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना,
जो भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करके बताना। नई चीज कुछ और सीखना है सर, टाइम टेबल आप ही दे दो, ऑब्जेक्टिव आप ही बना दो, कुछ भी पूछना है, लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो आप, मेरे 7 बजे होते हैं डेली। और वहां नहीं आ पा रहे तो कमेंट में जरूर बताना आप कि आपको कैसा लगा और क्या चाहते हो मेरी तरफ से। लेकिन इतना करो, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में, ये मेरा विश्वास है। बस यही विश्वास आप लोग भी अपने आप के बारे में पैदा कर लीजिए। थोड़ा सा सेल्फ फोकस हो जाइए, अपने आप पे भरोसा करिए, असेसमेंट कीजिए, बिल्कुल जीवन अच्छा है और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तनाव 1% भी नहीं लेना है, मैं बोल रहा हूँ आपको, 1% भी नहीं लेना कि एग्जाम की टेंशन हो रही है सर। टेंशन बिल्कुल मत करो, पढ़ाई करो, टेंशन को छोड़ो। क्या करो? पढ़ाई करो। और मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। नोट्स नहीं है, डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स लगा के रखे हुए हैं आपके लिए। और देखो क्या क्या मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। फिर आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पूरा मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स ऑल क्लासेस मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम मिल जाएगा आपको, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड मिल जाता है। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम। और वीडियो को भैया लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये काम आने वाला है आपको एग्जाम प्रिपरेशन कराने में। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।